Hello everyone. So welcome back to our YouTube channel JKSSB Exam Adda. Please like, share and subscribe our YouTube channel. So आपके लिए मैं आज इन्वामेंटल पोल्यूशन के ऊपर लेक्चर लेकर आई हूँ साइंस पोर्शन में. सो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक दैट इज़ इन्वामेंटल पोल्यूशन. ठीक है, सो हमारे ये सिलेबस में आपको है ये JKSSB के सुपरवाइज़र हो, फॉरेस्टर हो, कुछ भी. इन्वामेंटल पोल्यूशन क्या होता है? इन्वामेंटल पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर एंड सॉइल. पोल्यूशन एक ऐसा चेंज होता है, फिजिकली भी होता है, आता है वो केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टर की वजह से भी. हमारे एक एयर में भी होता है. एयर वाला कौन सा हो जाएगा आपका? लैंड पोल्यूशन. सॉरी, एयर वाला क्या हो जाएगा आपका? एयर पोल्यूशन हो जाएगा. लैंड में अगर होगा तो लैंड पोल्यूशन. वाटर में अगर आपका वाटर में जब कभी आता है केमिकल जैसे रिलीज होते हैं तो वाटर में जाते हैं. ठीक है, तो उससे क्या आपका हो जाएगा? वाटर पोल्यूशन. अगर आपके सॉइल में पोल्यूशन हो, वाटर या सॉइल आपका अगर पोल्यूट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन. ठीक है, बेसिक टर्म्स तो आपको सबको पता ही होगी पोल्यूशन के बारे में. ठीक है, agents that bring such about such an undesirable change are called as pollutant. जो एजेंट जो पोल्यूट करते हैं ना उसको हम बोलेंगे पोल्यूटेंट्स. ठीक है, पोल्यूटेंट क्या हो गया? पोल्यूटेंट वो एक सबस्टांस हो गया जो पोल्यूशन कॉज करता है. वो एक एजेंट है जो पोल्यूशन कॉज करता है. क्या? पोल्यूटेंट. ठीक है, वी हैव पोल्यूटेंट इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैशियस फॉर्म. हमारे पास पोल्यूटेंट्स कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं लिक्विड की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म और गैशियस फॉर्म में होते हैं. ठीक है, अ सबस्टांस बिकम अ पोल्यूटेंट व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज ग्रेटर. और एक सबस्टांस तभी पोल्यूटेंट बनेगा जब उसकी जो कंसंट्रेशन होगी ना वो हायर होगी एज कंपैरिजन टू नेचुरल अबंडेंस की वजह से. ठीक है, और दिस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इज आइदर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल फिनोमिना. और ये जो कंसंट्रेशन हायर इंक्रीज हो जाएगी या ग्रेटर कह लो आप, ये किस वजह से भी हो सकती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है, नेचुरल फिनोमिना की वजह से भी होती है. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे पोल्यूशन फैलेगा? अब हम कभी हमारे घर का गार्बेज वगैरह हो गए, अब तो चलो गाड़ी वगैरह लेने आती. पहले क्या करते थे कि पॉलीथीन वगैरह जो भी थे, गन चीज़ें जो थी वो हम उसको जला देते थे, बर्न कर देते थे. बर्न की वजह से जो उसका सारा पोल्यूशन निकलता था, जो सारा वो एटमॉस्फेयर में मतलब मिल जाता था, उसको क्या बोलते थे हम? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन उससे क्रिएट होता था. तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक होता है. अब जैसे इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे केमिकल रिलीज़ करती है. वो जाते कहाँ पे? वाटर में जाते हैं ना, जाके सारे मिक्स हो जाते हैं उसमें, है ना. तो वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही पोल्यूशन फैलता है. नेचुरल फिनोमिना की वजह से बहुत सारे पोल्यूशन फैलते हैं. ठीक है, देयर आर पोल्यूटेंट विच कैन बी डिग्रेडेड एंड रैपिडली ब्रोकन बाय नेचुरल प्रोसेसेस सिमिलर टू डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेबल्स. ये जो कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस में. ओके, और क्या होता है इसमें कि डिग्रेडेशन होती है, जैसे वेजिटेबल्स की डिग्रेडेशन. वी ऑल्सो हैव पोल्यूटेंट्स विच कैन डिके टू डिग्रेड. और कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिनको काफ़ी सारा टाइम लग जाता है मतलब डिग्रेड होने के लिए, डिग्रेडेशन उसकी होने के लिए. वंस रिलीज कैन नॉट बी ईजिली रिमूव्ड. अगर वो एक बार रिलीज़ हो जाए ना उसमें से पोल्यूशन या पोल्यूटेंट कोई भी केमिकल, तो वो इतनी जल्दी मतलब एटमॉस्फेयर से हटता नहीं है, जाता नहीं. अगर आप मतलब पॉलीथीन को ही, अगर आप पॉलीथीन की एग्जांपल ले लो कि पॉलीथीन को अगर हम बर्न करेंगे, उसको वो बर्न होने में भी टाइम लगाता है, और वो हम कहीं ना कहीं उसका कुछ परसेंटेज हमारी उसमें रह ही जाता है ना. तो वही लगा लो कि उसको भी डिग्रेड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. अब फॉर एग्जांपल कौन कौन सी आएगी इसके बीच में जिसको टाइम लगेगा? DDT, प्लास्टिक मटेरियल्स, हैवी मटेरियल्स या न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं, जो न्यूक्लियर वेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह रिलीज़ करती है उसको भी डिग्रेड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, पोल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड एज नोटेबल पोल्यूटेंट्स, फंड पोल्यूटेंट्स एंड लाइट पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स को आप क्लासीफाई इन बेसिस पे भी कर सकते हो, एज नोटेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं, फंड पोल्यूटेंट्स होते हैं, लाइट पोल्यूटेंट्स को भी बोल सकते हो. द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इज मेजर टू डिटरमाइन रिस्क
असेसमेंट इन पब्लिक हेल्थ। तो जो पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को भी मेजर किया जाता है, उसको इसलिए मेजर करते हैं कि कितना रिस्क है, मतलब रिस्क असेसमेंट के लिए, ठीक है। ह्यूमन जो हमारी हेल्थ में, मतलब पब्लिक हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या रिस्की तो होते हैं ये पोल्यूशन, है ना, उसको भी मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अगर हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक एक्ट पास किया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। वो कब पास किया गया, जिसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। कब किया, 1986 में। और किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ताकि हमारी जो लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले, इन्वायरमेंटल के पोल्यूशन के बारे में पता चले, और हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और थोड़ा सा उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव की जाए। किस किस की, वाटर, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इसमें मेन आते हैं, ठीक है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसकी, पोल्यूशन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस से, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हो गए, दे परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू द एनवायरनमेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो सोर्स से होते हैं, ठीक है, जो उनका सोर्स से बने होते हैं, ठीक है। वो तो कौन कौन से हो जाएंगे वो, और वो एडिड होते हैं किसमें, इन्वायरमेंट में हमारे, तभी तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। फॉर एग्जांपल DDT एंड प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या बनेंगे, फाउंड बाय इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पोल्यूटेंट। जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होंगे ना, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट की इंटरेक्शन, उसकी उनको मिक्स करके जो है वो आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट बनेगा। जो सोर्स से नहीं बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, पैन, दैट इज़ पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए पैन की, ठीक है। ये भी जो मतलब जो पैन है किसकी इंटरेक्शन से बनता है, ये बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। और आपकी सेकेंडरी में O3 भी आ सकता है, ठीक है, ओजोन, H2SO4 भी आएगा, ठीक है। और आपका सेकेंडरी में फॉर्मेल्डिहाइड आप लगा लो, और प्राइमरी वाले में आप हाइड्रोकार्बन्स ऐड कर लो एग्जांपल्स में, या आप इसमें ऐड कर दो लेड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, PB, ठीक है। ये सारी आपकी एग्जांपल्स आ गई प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे on the basis of existence in nature, that is quantitative pollutant and qualitative pollutants. Qualitative pollutants क्या हो गए, occur in nature and become pollutant when concentration reaches beyond a threshold level. इसमें क्या होगा, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट वो होंगे जो आपके नेचर में ऑकर होंगे, ठीक है, जो नेचुरली ऑकर होंगे विदाउट मैन मेड एक्टिविटीज से, और वो पोल्यूट होंगे कब, जब आपकी कंसंट्रेशन जो होगी वो एक लेवल से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और उनके एग्जांपल्स क्या आएगी, आपकी आएगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, दीज आर मैन मेड एंड डू नॉट ऑकर इन नेचर। ये सिर्फ मैन मेड एक्टिविटीज से बने होते हैं, मतलब क्रिएट हुए होते हैं पोल्यूटेंट्स। ये वो वाले पोल्यूटेंट होते हैं कौन से, क्वालिटेटिव, और ये नेचर की वजह से क्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन से आ गए, ये आपके आगे फंगीसाइड, हर्बिसाइड एंड DDT एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपकी क्वालिटेटिव की एग्जांपल्स थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेसिस पे हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसकी, पोल्यूटेंट की। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कौन से हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर द पोल्यूटेंट विच आर डिकम्पोज डिग्रेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस माइक्रोबियल एक्शन की वजह से। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आपके वो हो गए, या आप कह लो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, वो जो डिग्रेड होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज और डिग्रेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। दैट एग्जांपल आपके आ जाएगी सीवरेज, ठीक है, सीवेज।
नेक्स्ट आगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब वो नेचुरली होंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये नेचुरली आपके नहीं होंगे, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। द पॉल्यूटेंट विच डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली आर डिकम्पोज स्लोली। इसमें क्या होगा, ये पोल्यूटेंट ऐसे पोल्यूटेंट है जो डिकम्पोज नेचुरली नहीं करेंगे, उसको करवाने पड़ेंगे किसी चीज़ से, मतलब विद द हेल्प ऑफ मैनी, तो उसकी वजह से आपको इसमें उसको डिकम्पोज करवाना पड़ेगा। ये नेचुरली डिकम्पोज नहीं होंगे, यहाँ ये डिकम्पोज होंगे मतलब स्लोली 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 स्लोली, ठीक है। एग्जाम्पल DDT या एल्यूमिनियम कैंस, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल में आप क्या आ जाएंगे, दीज पोल्यूटेंट्स आर रिलीज ड्यूरिंग नेचुरल प्रोसेसेस। ये जो पोल्यूटेंट है ये नेचुरली जो रिलीज़ होंगे, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस के दौरान जो ये पोल्यूटेंट रिलीज़ होंगे, मतलब जैसे सच एज वॉल्केनिक एरप्शन, फॉरेस्ट फायर, ग्रास फायर्स एक्सेट्रा। नेचुरली जो होंगे ये पोल्यूटेंट्स जब नेचुरल प्रोसेस होगा, जैसे वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, उसके बाद जो पोल्यूशन उसका जो भी होगा उससे पोल्यूटेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट फायर होगी उसकी वजह से हो जाएंगे, ग्रास फायर्स होंगे उसकी वजह से हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट आएगा एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक, दीज पोल्यूटेंट्स आर रिलीज ड्यूरिंग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक क्या हो गया आपका, एंथ्रोपोजेनिक आपका हो गया डैट इज़ मैन मेड एक्टिविटीज़ से जो पोल्यूटेंट क्रिएट होंगे ना, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसको उसके अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ना, जैसे लिखा है CO2 इमिशंस रिलीज़ होती हैं, ठीक है, किसकी वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। ये आपके आगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ये सारे आपकी सी क्लासिफिकेशन थी किसकी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन अफेक्ट्स अ वेरी फैक्टर विच सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ, होगा ये अर्थ है, ऑन अर्थ। पोल्यूशन मतलब हमें बहुत तरह से अफेक्ट करता है, ठीक है, सच एज एयर वी ब्रीथ, उसमें भी पोल्यूशन होता है, क्योंकि हम जो कार वगैरह चलाते हैं, कुछ भी व्हीकल हम चलाते हैं तो उससे भी तो पोल्यूशन क्रिएट होता है ना। और जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि वो पोल्यूशन एयर में होता है, जब हम सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन हमें अफेक्ट करता है। जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं बेशक वो फिल्टर होके आता है हमारे लिए, बट कहीं ना कहीं उसमें तो होगा ही ना पोल्यूशन, क्योंकि पीछे से सारा पोल्यूशन, अब हमें जो पानी मिलता है तवी वगैरह का ही हुआ है ना। अब कितना गंद होता है इसके बीच में भी। एंड एट लार्ज द इकोसिस्टम वी डिपेंड अपॉन, ठीक है, दस इट पॉज अ थ्रेट टू लाइफ ऑन द अर्थ। और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है लाइफ में, मतलब अर्थ में रहना, बिकॉज पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। नेक्स्ट, पोल्यूशन पॉजेज one of the greatest challenge to the health of the human and other living beings। pollution जो एक मतलब हमारी human health के और other living beings जो भी हैं, animals वगैरह भी जो भी हैं, उनको भी pollution affect करता है, और एक greater challenges है हमारे health के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका थॉट, इट अफेक्ट्स द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, ठीक है। ये मतलब वर्नेबल सेक्शंस लाइक द पुअर, द चिल्ड्रन, द वुमेन आर अफेक्टेड डिसप्रोपोर्शनलिटी बाय इट। इसकी वजह से बहुत सारे अफेक्ट्स हैं इसके, जो गरीब लोग हो गए, बच्चे या वुमेन जो हो गए, उनको भी ये चीज़ गलत तरीके से अफेक्ट करती है पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन हैज़ इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज वेल। पोल्यूशन के हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। फॉर एग्जांपल, एज पर स्टडी, वाटर पोल्यूशन वुड कॉज अ लॉस ऑफ अराउंड 6% ऑफ इंडियाज GDP by 2050 due to loss in sectors like fishing, agriculture, water intensive industries, ठीक है। पोल्यूशन ने जो काफ़ी 6% ऑफ इंडिया GDP जो है वो गिराई हुई है। नेक्स्ट आ गया आपका अदर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन इंक्लूड फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू डिक्रीज एग्रीकल्चर फील्ड,
इनका इम्पेक्ट पड़ता है फूड सिक्योरिटी, मतलब जो डिक्रीज़ हो जाती है हमारी एग्रीकल्चर यील्ड्स, ठीक है। फोर्स माइग्रेशन ड्यू टू वाटर क्राइसिस, वाटर की जो कमी हो जाती है वाटर क्राइसिस की वजह से फोर माइग्रेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। ये सारे आपके थे अफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे काजेज़, किसके कॉजेज़ किसके पढ़ेंगे हम, काजेज़ पढ़ेंगे हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। इसके आगे मैं इसके टाइप्स आपको करवाऊंगी, वो काफ़ी ज़्यादा अगर डीप पढ़ना है तो वो टाइम लगेगा, उनका बहुत पार्ट्स आएंगे उसके, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। क्या होगा कि रैपिड इंक्रीज इन, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को ह्यूमन पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होगी तो उनकी जो एक्टिविटीज़ जो होगी ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ होगी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होगी, वो भी इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ इन सच अ वे और द अदर सम अनवांटेड थिंग्स टू इन्वायरमेंट, और वो जितना ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी वो क्या बोलते हैं उनकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी, है ना। Rapid urbanization in the recent times has led to decreased construction activities, thus in turn is causing environmental pollution। क्या होता है कि रिसेंट टाइम में इंक्रीज मतलब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, है ना। उनमें क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होगा, डस्ट वगैरह फैलेगी हमारे उसमें, है ना। थ्रू डिफरेंट वेज, कुछ मतलब डिफरेंट तरीके से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैलना स्टार्ट हो जाता है, सच एज रिलीज ऑफ डस्ट इन एयर, रिलीज़ हो जाएगी डस्ट एयर में, जनरेशन ऑफ वाटर वेस्ट मटेरियल्स एक्सेट्रा, जनरेशन हो जाएगी, मतलब वेस्ट मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम में काफ़ी डस्ट काफ़ी गंद वगैरह पड़ता है, उस वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है ना। नेक्स्ट आपका आ गया इंक्रीज पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव मेंट इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज। जितनी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होगी उतनी ही क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी। अब हर किसी के पास कार है, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास कार नहीं है, वो बहुत गरीब लोग होंगे जिनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं होता है ना। लेकिन मैक्स टू मैक्स लोगों के पास कार्स होती हैं, बाइक्स उनके पास अलग होती है, स्कूटीज़ उनके पास अलग होती है। वो जब यूज़ करते हैं उसको, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा लोग लेंगे और उनके साथ उतना ही पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। An increased focus on industrialization of late is leading to rapid generation of industrial waste and emissions, hence environmental pollution। ठीक है। सम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑल्सो लेड टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ होती है ना जो मतलब क्रिएट होती है, उससे भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैलता है। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब हम ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड तो वो क्या पोल्यूट करेगा, वो हमारी सॉइल को पोल्यूट करेगा, ठीक है। सॉइल को पोल्यूट करेगा बट ऑल्सो नियर बी वाटर बॉडीज़ ड्यू टू स्पिल ओवर, ठीक है, वो हमारी सॉइल को पोल्यूट करेगा। Next, there are many other causes of environmental pollution such as burning of fossil fuels, increased use of chemical etc। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे causes हैं environmental pollution के, such as burning of fossil fuel। अगर हम burn करेंगे fossil fuel, उसको फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से हमें केमिकल रिलीज़ होंगे उसमें से, वो भी तो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ही कर रहे हैं ना एक किस्म से। इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल्स, अब हर चीज़ में आजकल केमिकल यूज़ किया जाता है, उससे भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है ना। सो ये आपके काजेज़ थे किसके, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के। अब मैं आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की टाइप्स करवाने जा रही हूँ। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के टाइप्स में आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन सब है, बट एक एक करके आपको करवाऊँगी, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन इज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन विच सर्टन सब्सटेंस इंक्लूडिंग द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट इन एक्सेस आर प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन। क्या मतलब एयर पोल्यूशन इन्वायरमेंटल इज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन विच सर्टन सबस्टांसेस। इसमें क्या होगा कि इन्वामेंटल में कुछ ऐसी चीज़ें मतलब मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड
एंड इट्स इन्वायरमेंट। जो अब एयर पोल्यूशन आप कह रहे हो नेचुरल प्रोसेस से भी क्रिएट हो सकता है और मैन मेड एक्टिविटीज़ से भी क्रिएट हो सकता है, वो एक हमारे एयर पोल्यूशन, ठीक है। और वो हमारी हेल्थ को भी थोड़ा ख़राब कर सकता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन रेफर टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर। एयर पोल्यूशन को आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी फिजिकली की वजह से या केमिकल की वजह से या फिर बायोलॉजिकल चेंज अगर हमारी एयर में होगा तो उसको हम एयर पोल्यूशन बोलेंगे। इट इज़ अ कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेज। और ये एक कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय मतलब काफ़ी हार्मफुल गैसेज जो उसमें जाएगी, सच एज डस्ट, स्मोक विच अफेक्ट्स प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन ड्रास्टिकली। जब कुछ डस्ट, स्मोक या हार्मफुल गैसेज एयर में फैल जाएगी तो वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगी, जो अफेक्ट किस किस को करेगा, प्लांट्स को करेगा, एनिमल्स को करेगा, ह्यूमंस को भी बहुत बुरी तरह से जो वो है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। देयर इज़ अ सर्टन परसेंटेज ऑफ गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कुछ सर्टन परसेंटेज ऑफ गैस होती है प्रेजेंट हमारे एटमॉस्फेयर में, एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेज इज़ हार्मफुल टू सर्वाइवल। इन गैसेज का अगर कम होना या ज़्यादा होना भी हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे सर्वाइवल के लिए हार्मफुल है। दिस imbalance in the gaseous composition has resulted in an increase in Earth's temperature। और इसी गैशियस कंपोजिशन की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर में फैल चुकी है, जो भी पोल्यूटेंट्स है, पोल्यूशन जो हमारे मतलब एयर में फैल चुका है, वो क्या क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को, ठीक है। इन अर्थ के टेम्परेचर को वो हमारे बढ़ा देता है, विच इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम बोलेंगे क्या, ग्लोबल वार्मिंग। अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है कि गैशियस कॉम्पोजिशन का जो होगा ना, बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंस हो जाएगी वो, तो वो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका रिजल्ट निकलेगा कि हमारे अर्थ की जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अर्थ की टेम्परेचर इंक्रीज़ होगी, उससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, डिफरेंट एजेंट विच पोल्यूट एयर और कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। इन कुछ डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स हैं जो क्रिएट करते हैं क्या, एयर पोल्यूशन को, उसको हम क्या जो पोल्यूट करते हैं एयर को, और उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे हम एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इसके नीचे मैं आपको बता रही हूँ कि एयर पोल्यूटेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे पहला आपका आएगा मोबाइल सोर्स, ठीक है। मोबाइल सोर्स और लाइन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, दे एड पोल्यूटेंट अलोंग द नैरो बेल्ट अलोंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स। ये जो मोबाइल सोर्सेज है ना, ये लाइन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, और ये ऐड करता है पोल्यूटेंट को किस तरह से, नैरो बेल्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस में भी एक जो होता है ये पोल्यूटेंट को ऐड करता है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्टेशनरी सोर्स, ठीक है। स्टेशनरी सोर्सेज आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया ओनली। ये जो ऐसे सोर्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही रिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं होते ये, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा एरिया सोर्स। एरिया सोर्स क्या आपका आएगा, एरिया सोर्स में आएगा टाउन एंड सिटीज़ आर द एरिया सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये जो कुछ टाउन्स और सिटीज़ होते हैं ना, वही आपका मेन सोर्स होगा इस एयर पोल्यूशन का, और वही जो होंगे वो ऐड करेंगे ऐड पोल्यूटेंट ओवर वाइड एरिया, और वो ही जो होंगे वो ऐड करेंगे पोल्यूटेंट्स उन एरिया और सिटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में आ जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया हुआ है, बट मैं आपको इसके अंदर भी पढ़ा दूंगी। द पोल्यूटेंट विद डायरेक्टली कॉज एयर पोल्यूशन, जो पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली सोर्स से कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन को, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज द प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड फैक्ट्रीज से रिलीज होता है ना, इमिट होता है ना, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। द सेकेंडरी आपके आगे, द पोल्यूटेंट्स कॉज्ड बाय फाउंड बाय द इंटरमिंगलिंग एंड रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जो सेकेंडरी, मैंने जैसे आपको ऊपर ही बताया कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट की इंटरेक्शन से बने हैं, उनसे बने हैं वो, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल स्मोक, जो किसकी वजह से बनी है, स्मोक एंड फॉग की वजह से क्या बना आपका, इंटरेक्शन की वजह से क्या बना, स्मोक बना, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के मैंने आपको एग्जांपल्स ऊपर भी बता दिए, बार बार बताने की आपको ज़रूरत नहीं, आप इसमें भी ऐड ऑन कर दीजिएगा।
ओके, नेक्स्ट काजेज़ पढ़ने हमने किसके, सोर्सेज और काजेज़ पढ़ने एयर पोल्यूशन के। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर नेचुरल एंड मैन मेड। मैन मेड को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। जो इनके सोर्सेज नेचुरल भी हैं और मैन मेड भी है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन कौन कौन से हो गए, वो आपके हो गए वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, बायोलॉजिकल डिके एंड पॉलन ग्रेन और स्पोर्स। ये आपके सब जो हो गए नेचुरल सोर्सेज हो गए एयर पोल्यूशन के, लाइक और वो वॉल्केनिक एरप्शंस वगैरह जो भी, ठीक है। या कोई लैंडस्लाइड जैसे होती है तो उसमें डस्ट वगैरह का भी होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। बट फॉरेस्ट फायर, जब फॉरेस्ट को फायर मतलब आग लग जाती है पूरे जंगल को, तो कितना पोल्यूशन उसमें से, कितना आपका उसमें धुआं निकलता है, वो सारा एटमॉस्फेयर में जाता है। तो एक नेचुरल तरीके से आपका एयर पोल्यूट कर रहा है ना। नेक्स्ट आपका आएगा मैन मेड सोर्सेज। मैन मेड सोर्सेज में थर्मल पावर प्लांट, वो भी तो कर रहा है ना, उसमें से रिलीज़ हो रही है कुछ चीज़ें। इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उसमें से भी कुछ चीज़ें रिलीज, व्हीकुलर इमिशंस, फॉसिल फ्यूल बर्नी से भी आपके केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी से भी जो सॉइल में केमिकल्स जा रहे हैं एक्सेस यूज़ की वजह से, वो भी सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। तो मेजर पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। इसके आगे भी हैं, ये सारी कौन से होंगे, जो मैन मेड, जो इंसान खुद करता है। इसमें आपके आ जाएंगे पर्टिकुलेट मैटर एंड गैशियस पोल्यूटेंट, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर में क्या आएगा, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर इज ओनली सॉलिड और लिक्विड ड्रॉपलेट्स। इसमें सस्पेंडेड जो पार्टिकुलर मैटर होगा ना, वो कोई भी सॉलिड या लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा। उसकी डायमीटर रेंजिंग कितनी रहेगी, आपकी रहेगी 0.001 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, सस्पेंडेड इन एयर में होगा, ठीक है। वो मोस्ट ऑफ द particulate मैटर इन द इन्वायरमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय डस्ट पार्टिकल्स। बहुत सारे जो पार्टिकल्स हो गए हमारे इन्वायरमेंट में, वो कंट्रीब्यूट किसका होगा, वो डस्ट पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन होगा, जो हमें अलग अलग सोर्सेज से मिले हैं, वेरियस सोर्सेज से मिले हैं। फाइबर मटेरियल और प्लांट से मिले हैं, ओरिजिन से, एनिमल ओरिजिन से मिले हैं, या फाइनल पार्टिकल्स और ऐश फ्लाई ऐश से मिले हैं, जो ड्राइव कहाँ से होते हैं, कंबशन ऑफ कोल, ऑयल एंड ऑर्गेनिक मैटर और फ्रॉम माइनिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस कैरिड आउट टू ऑब्टेन मटेरियल एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका गैशियस पोल्यूटेंट में, गैशियस पोल्यूटेंट्स में आपका आ जाएगा एक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसमें सोर्स नेक्स्ट आपका आएगा, इसमें कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉसिल फ्यूल की वजह से होगा। मेटलर्जिकल ऑपरेशन, एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से आपके गैशियस पोल्यूटेंट्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में इसका बी पार्ट है, ये इसका ए पार्ट था, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर नेक्स्ट टू द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के बाद आपका सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट है जो इन्वायरमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो कौन सा है आपका, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। और इसके सोर्सेज क्या, किस किस से ये क्रिएट होता है ये बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्मेल्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सी पार्ट है इसका, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सोर्स के आगे इसके ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रीज, लाइटनिंग एंड फर्टिलाइजर प्लांट, ठीक है, इनकी वजह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होगा। देन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन सोर्स, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, नेचुरल गैस, वोलेटाइल इमिशन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन इस वजह से होंगे। नेक्स्ट ओजोन, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड स्प्लिट अप टू प्रोड्यूस, ये मैं आपको अच्छे से आगे समझा दूंगी, विच कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू गिव राइज टू ओजोन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्योंकि आपका ये ओजोन में एक टॉपिक भी है आपका आगे, ओजोन वाला, ओजोन डिप्लेशन, तो वो आपको ओजोन वाला मैं सारा उसी में बढ़ा दूँगी। फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स CFCs फाइंड स्प्रेड यूज इन रेफ्रिजरेटर्स में होता है, एयर कंडीशनर में होता है, फोम ब्लोइंग स्प्रे कैंस एंड सॉल्वेंट्स में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। और ये ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस भी है। PAN
दैट इज़ पैन। इसकी आपको मैंने बता दी है ऊपर इसकी फुल फॉर्म, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोकार्बन्स। ये किसकी वजह से बना है? जिसके रिएक्शंस होती हैं ना जब हाइड्रोकार्बन्स को इन्वॉल्व करके, पर्टिकुलरली एल्डिहाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर की वजह से ये पैन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा रेडियो एक्टिव पल्यूटेंट्स। रेडियो एक्टिव पल्यूटेंट्स आपके कौन से हो गए? वो आपके हो गए जो आपके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से या वॉर एक्सप्लोजिव अननेचुरल प्रोसेसेस की वजह से क्रिएट हो, उसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव पल्यूटेंट। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजर्स, वॉर एक्सप्लोजिव या नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, सच एज रेडियो एक्टिविटी डीके की वजह से जो होंगे वो आपके कौन से पल्यूटेंट्स होंगे? वो आपके होंगे रेडियो एक्टिव पल्यूटेंट्स लाइक लेड। ठीक है, लीडेड गैसोलीन, स्मेल्टिंग बैटरीज आर द मेन सोर्स ऑफ लेड इमिशन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो मेन सोर्स है लेड इमिशन के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सो आज हम इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको इन्वामेंटल पोल्यूशन के ऊपर सारा पढ़ा दिया, उसकी क्लासिफिकेशन पोल्यूशन की पढ़ा दी आगे से, देन इफेक्ट्स पढ़ाए मैंने आपको, कॉजेज़ पढ़ाए, एयर पोल्यूशन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया थोड़ा बहुत। इसके जो मैक्सिमम एयर पोल्यूशन का जो रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूँगी। ठीक है, इसके आगे पार्ट्स भी आएंगे, सो प्लीज़ ये देखिए, और कहीं भी आपको कुछ मिस्टेक या कुछ ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको ठीक करूँगी। बट तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।